Yep. So now we are starting with a very, very important topic. Ind AS 115, revenue from contract with customers. आपने रेवेन्यू वाला एक टॉपिक या रादर आई वुड से दो टॉपिक्स अपने सी इंटर में किए थे, एक AS9 और एक AS7. AS7 जो स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के रेवेन्यू के ऊपर था और AS9 इन जनरल सभी रेवेन्यूज के ऊपर था, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड, क्योंकि रेंट आपका AS19 में कवर्ड था. इंड AS 115 के पहले अपने पास भी दो और इंड AS थे. एक इंड AS 11 था और एक इंड AS 18 था, which was nevertheless a copy paste of Ind AS 7 and Ind AS 9. Ind AS 11 आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था और Ind AS 18 आपका रेवेन्यू था, जो एकदम गरीबी वाले स्टैंडर्ड्स थे. मतलब उन्होंने क्या किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 को कंट्रोल C किया और Ind AS 11 में जाके कंट्रोल V कर दिया, और AS 9 को कंट्रोल C किया और Ind AS 18 में देखो 9 का 18 बना दिया. सेम टॉपिक्स को कॉपी पेस्ट किया, बट ऑब्वियसली अपना जो AS9 है वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है. उसमें आज के जो न्यू जनरेशन ट्रांजैक्शंस है कुछ भी कवर्ड नहीं है, कुछ भी कवर्ड नहीं है. आज का नया जनरेशन कैशबैक्स, लॉयल्टी बेनिफिट्स, पॉइंट्स रिडेम्पशन, अपना जियो का अपना इस पे जाओ तो रिलायंस का R1 रॉयल्टी पॉइंट्स, आप शॉपिंग करो, क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स, हर 100 रुपए पे 4 पॉइंट मिलता है, फिर वो 4 पॉइंट का वैल्यू 10 रुपया होता है. करेक्ट, कितना कुछ उसमें आता है. तो ये सब अकाउंटिंग किधर है AS9 में, ये सब आपका यहाँ पे कवर्ड है. तो सर क्या हमने इंड AS 115 खुद बनाया? छापा. कहां से छापा? IFRS 15. तो IFRS में जब IFRS 15 आया तो 15 के अंदर उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए, क्योंकि IFRS में भी पहले वही प्रॉब्लम था, क्योंकि उन्होंने पुराने वाले स्टैंडर्ड्स को ही रेवेन्यू स्टैंडर्ड बना दिया था. बट ऑब्वियसली आज का जो नया जनरेशन ट्रांजैक्शन है वो कहां कवर हो रहे हैं. तो इसके लिए पहले आया IFRS 15 और उसी IFRS 15 को हमने अडॉप्ट किया और हमने बनाया इंड AS 115. वो कुछ 1 जनवरी 2018 को आया और हम लोग 1 अप्रैल 2018 को आया. तो अपन ने खाली 2-3 महीने का गैप रखा ताकि बताने के लिए हमने 3 महीने में मेहनत किया है, बट मोर ओवर स्टैंडर्ड तो अपने साथ में ही बनाया होगा. बट जब हमारा इंड AS 115 आया तो इंड AS 115 ने लगभग 6-7 अलग अलग टॉपिक स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस कर दिया. दो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस किया, एक IFRS 11 गया, सॉरी इंड AS 11 गया और इंड AS 18 गया. उसके साथ साथ काफी सारे SICs और IFRICs, IFRICS, वो आपने पता नहीं सुना होगा, नहीं तो वो अभी बता दूंगा मैं कि कौन से IFRICs को हमने रिप्लेस कर दिया, कौन से SICs को हमने रिप्लेस कर दिया. वो भी सब मैं आपको एक एक करके पॉइंट बता दूंगा, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स अब इंड AS 115 में कवर्ड है. बहुत ही लेंथी टॉपिक है. यहाँ पे जो नाम है टॉपिक का, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर, तो इसमें कस्टमर कौन है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे आइडेंटिफाई होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है वो कैसे आइडेंटिफाई करने, हर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को उसका ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे डिटरमाइन करके देना है. जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, मैंने एयर कंडीशन खरीदा डाइकिन कंपनी के पास से. डाइकिन कंपनी ने मेरे को बोला 50,000 रुपया, उसमें आपको AC मिलेगा, आपको हम ट्रांसपोर्ट करा के देंगे, उसमें हम आपको इंस्टॉलेशन देंगे और उसमें हम आपको 5 साल की वारंटी देंगे. मतलब पहले तो आपको कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है. अभी डाइकिन है, उसको इंड AS 115 लगेगा, आपको नहीं लगेगा. तो डाइकिन क्या बोलेगा, आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर फॉर द सेल ऑफ AC. करेक्ट. अब वो बोलेगा इसमें मुझे क्या क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन करना है. वो बोलेगा मुझे पहले माल बेचना है, उसका ट्रांसपोर्ट कराना है, उसका इंस्टॉलेशन कराना है और उसकी वारंटी सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करनी है 2-5 साल जो भी है. और ऐसे भी होता है AC में फर्स्ट ईयर फ्री सर्विसेज, 3 फ्री सर्विस होता है. एक 4-4 महीने में एक बार वो डाइकिन वाला आएगा घर पे, ब्लोअर मार के जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता हूं. ब्लोअर मारता है और फिल्टर विल्टर साफ करता है ऐसे करके और चले जाता है, और कुछ नहीं करता हूं, डिटेल में कुछ नहीं करेगा, उसका पैसा मांगता है. तो ये भी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुआ. मतलब यहाँ पे आपको टोटल 5 चीजें परफॉर्म करनी है. बराबर है. AC का बेचना, सेल ऑफ द प्रोडक्ट,
वारंटी सर्विसेज, फ्री सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन। अब आप जो 50,000 ले रहे हो ना, उसको ये पांचों में डिवाइड करना है। अगर आप ये अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हो तो आपको इसे डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ एसएसपी, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो एसएसपी के रेशियो में डिवाइड करना है कि अगर आप इन सर्विसेज को अलग से बेचते हो तो कितने में बेचते हो, और अगर आप नहीं बेचते हो तो सैमसंग तो बेच रहा है, सैमसंग कितने में बेच रहा है, उसके फेयर वैल्यू को ले लो। ऐसा करके आपको सेलिंग प्राइसेस को डिटरमाइन करना है। फिर उसके अंदर आपका डिस्काउंट्स आता है, लॉयल्टी पॉइंट्स का रिडेम्पशन आता है, करेक्ट, वो सब। फिर डिस्काउंट अगर आपने दिया है तो डिस्काउंट पांचों में कैसे डिवाइड करने का, ये सब अलग 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 पॉइंट्स ये टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। तो पहले तो ये जो आपका रेवेन्यू है, इसमें एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन का 5 पॉइंट रूल है। ये 5 रूल्स आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, और वो हर एक रूल 2-2 3-3 घंटा चलता है खत्म करने के लिए। हर रूल को अपने को समझना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, सेकेंड आई डिटरमाइन दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, थर्ड you find out the transaction prices, fourth you determine the transaction prices, allocate the transaction prices। तो ऐसे करके ओवरऑल अपने को 5 कंडीशंस आते हैं, और हर एक कंडीशन का डिटेल डिस्कशन होता है कि कस्टमर कौन है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, काउंटर पार्टीज कस्टमर है या नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स अपने को एक एक करके इसमें सीखना पड़ता है। और इसमें सबसे ज्यादा डिटेलिंग में किधर प्रॉब्लम होता है पता है, ट्रांजैक्शन प्राइसेस में। ट्रांजैक्शन प्राइसेस और आपका एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फिर भी ठीक है, बट सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है ट्रांजैक्शन प्राइस। वो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है क्योंकि उसमें बहुत डिटेलिंग है। तो ऐसे करके ये पूरा चैप्टर अपना चलेगा। सो यहां से आज जो शुरू होगा वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे को खत्म होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंड AS 115। और आई वुड रेकमेंड, मैं पहले भी बोलता था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप जितना क्लास में आओ उतना ज्यादा बेटर है, ऑनलाइन मत करो अटेंड। मैं आज दोबारा बोल रहा हूँ, बट ऑब्वियसली जो लोग दूर रहते हैं वो लोग नहीं आ पाएंगे, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा। बट जो नजदीक रहते हैं, प्लीज इट इज एडवाइजेबल यू अटेंड द क्लास फेस टू फेस एटलीस्ट फॉर दिस एंड लीज। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन है, वहां पे आपको फिर आना पड़ेगा। क्या उसके बाद उसका सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसको कैसा भूल गया। कौन से ब्रांच में? अंधेरी में ही होता है रोज, अंधेरी में होता है। मतलब ऑब्वियसली अगर आप बदलापुर या उल्लासनगर रहते हो तो आप अंधेरी, अरे बट अगर वापस पीछे जाना है आर्टिकल चिप के लिए तो पागल हो जाएगा आदमी। अगर इधर से और आगे जाना है, दादर जाना है आर्टिकल चिप के लिए तो ठीक है, सॉर्टेड है। तो पब्लिक वीकेंड को भी किधर आता है? तो ये जो रेगुलर है वही आते हैं, बट कुछ कुछ एक आध ऐसा फेस कभी नया दिख जाता है। जैसे आज जो लास्ट बेंच ग्रीन कलर का शर्ट नया दिख रहा है। हाँ क्या बोल रहे हैं? लैपटॉप खराब हो गया। देखो इतना जेन्युइन आंसर दिया सर, मेरा लैपटॉप खराब हो गया इसके लिए मैं, वैसा मैं आता नहीं हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंड AS 115 revenue from contracts with customers with effect from 1st April 2018। IFRS 15 से इसको पिकअप किया हमने, जो आया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018। इसका कोई कंपेरेबल स्टैंडर्ड नहीं है, इसका कोई कंपेरेबल स्टैंडर्ड नहीं है। आप AS 9 और AS 7 को गलती से भी इसके साथ कंपेयर मत करना, वो इंड AS 115 का बेइज्जती होगा। मैंने आपको बताया कि इंड AS 115 आने के बाद कुछ स्टैंडर्ड्स रिप्लेस हुए हैं, कुछ SIC स्टैंडर्ड
SIC रिप्लेस हुए हैं, कुछ IF RICS इफ्रिक जिसको हम बोलते हैं वो भी रिप्लेस हुए हैं। तो क्या क्या रिप्लेस हुए हैं उसको नोट कर लेते हैं, सो आपके पास एक आइडिया होगा। सो सबसे पहले यहाँ पर इंडेस 11 जो आपका पहले हुआ करता था, इंडेस 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको रिप्लेस किया गया। इंडेस 18 रेवेन्यू को रिप्लेस किया गया। आपको अब इसका ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं पढ़ना है क्योंकि वो 2018 में रिप्लेस हो गया था। अभी हम 2023 में है और आपका एग्जाम आने वाला है 2025। तो ऐसा कोई नमूना तो होगा नहीं जो 25 में उठ के बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो अभी भी 18 ही फॉलो कर रहा था। तो उसने तो 2018 में ही ट्रांजिशन कर लिया, तो आपको अभी ट्रांजिशनल प्रोविजन नहीं करना है। SIC 31, SIC का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, बार्टर ट्रांजैक्शंस in advertisement. SIC is nothing but standard industrial classification. Then it has also replaced IFRIC 13, that is customer loyalty program. ये जो आपके कैशबैक्स वगैरह सब है ना, पॉइंट्स कैशबैक्स, it has also replaced IFRIC 15, real estate transactions. And lastly, it has replaced IFRIC 18, which is transfer of assets from customers. IFRIC is International Financial Reporting Interpretation Committee. इतने सब चीजों को रिप्लेस किया इंडेस 115 ने। मतलब आपके रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस, कस्टमर लॉयल्टीज, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, रेवेन्यू विथ different customers with respect to sale of goods and services, everything is covered over here. रेंट अभी भी आपका लीज में कवर्ड है, बट आपका इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड है, रॉयल्टी है, वो सब यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड की हम शुरुआत करेंगे विथ कस्टमर। हु इज अ कस्टमर? कस्टमर के नाम में लिखा होता है मर, करेक्ट? कस्टमर कौन है? कस्टमर कौन है? किंग है। मतलब एक सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो कस्टमर एक वो बंदा, मैं डेफिनेशन आपको प्रॉपरली दूंगा, बट एक सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो कस्टमर वो है जिसको हम हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो प्रोडक्शन है वो हम उसको सेल करते हैं अगेंस्ट अ कंसिडरेशन। मतलब जो भी मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें मैं जो भी प्रोड्यूस करता हूं, वेदर इट इज सर्विस और वेदर इट इज गुड्स, वो मैं आपको बेच रहा हूं फॉर अ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो अगर कोई चीज मैं आपको फ्री की दे रहा हूं तो आप मेरे कस्टमर ही नहीं हो, और आप अगर मेरे कस्टमर नहीं हो तो स्टैंडर्ड ही नहीं लगेगा, बराबर है? और अगर मैं आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूं जो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का नहीं है, जैसे मैंने आपको अपनी ऑफिस रूम की एसी बेच दी, तो इज दैट एसी एन आउटपुट ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ माई बिजनेस? नहीं।
तो फिर आप मेरे कस्टमर नहीं हो, क्योंकि वो हो गया आपका सेल ऑफ पीपी, तो उसमें आपका लग जाएगा इंड AS 60, 115 में हम बात ही नहीं करेंगे। अभी जेकेएससी है, तो जेकेएससी जो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का आउटपुट है, दैट इज एजुकेशनल सर्विस, वो आपको बेच रहा है, और उसके बदले आप जेकेएससी को कंसिडरेशन पे कर रहे हो, करेक्ट? सेल ऑफ सेकेंड हैंड ऑफिस एसी बाय एसी डीलर, स्टिल पीपी, आपका इन्वेंट्री थोड़ी है वो। आप इन्वेंट्री बेचो तो ये स्टैंडर्ड लगेगा, बात समझ रहे हो आप? अभी जेकेएससी ने आपको एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड किया फॉर अ कंसिडरेशन, तो आप जेकेएससी के लिए कस्टमर हो, तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू कि हम आपको सीए फाइनल का एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फॉर अ फी, जो भी है 90,000, 1 लाख, 1,20,000, जो भी आपका फीस है, एक्स जीएसटी इंक्लूडिंग, क्योंकि जीएसटी रेवेन्यू नहीं है, जीएसटी रेवेन्यू नहीं है, तो आपने जो भी फीस पे किया डिवाइड बाय 1.18 करो, आपको मालूम पड़ेगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी फीस कितना है। सो दैट इज रेवेन्यू फॉर जेकेएस, और दैट विल बी अकाउंटेड एज पर इंड AS 115, क्योंकि उसमें कस्टमर कौन है? आप है। हाँ, किसके नाम पे एडमिशन लिया है? नहीं, रिसिप्ट किसके नाम पे है? आपके नाम पे। देखिए, जेकेएससी के लिए इट डजंट मैटर कि पैसा कौन दे रहा है, बराबर है? उनके लिए मैटर ये कर रहा है कि दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स पे करेंगे, क्योंकि और सम पीपल दे पे फ्रॉम देयर स्टाइपेंड आल्सो। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रिसिप्ट हम किसके नाम पे बना रहे हैं। चेक तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट ही देते हैं, बट फी रिसिप्ट हमेशा स्टूडेंट के नाम पे फटता है, तो हमारे लिए तो स्टूडेंट ही कस्टमर है, ऐसा। तो बट वही अभी हम लोग कभी कभी देते, देखो, फ्री 1 मंथ ऑनलाइन एक्सेस फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हम लोग करते हैं कभी कभी एग्जाम के पहले। अभी जैसे नवंबर अटेम्प्ट था, अभी हो गया ऑलमोस्ट, एग्जाम खत्म हो गया, तो हम लोग 45 डेज पहले कोई भी एक सब्जेक्ट का फ्री एक्सेस देते हैं, इंटर का। हम मार्केटिंग है, सबको अपना बिजनेस ग्रो करने का अधिकार है, तो हम लोग फ्री में दे देते हैं, ताकि आप उस एक चीज को अपने दिमाग में रख के फाइनल में आप हमारे पास एडमिशन ले लो, राइट? तो 1 महीने के लिए हमने आपको फ्री में एक्सेस दिया, तो मैं अपना आउटपुट ही आपको बेच रहा हूं, हाँ, बट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है क्या? तो आप मेरे कस्टमर नहीं, मतलब मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है आपके साथ, मैं तो आपको फ्री में दे रहा हूं चीज। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो आप कस्टमर नहीं हो, कस्टमर नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तो यहां पर कोई रेवेन्यू बुक ही नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके कंपनी का जो आउटपुट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का, वो सेल होना चाहिए एंड फॉर अ कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं तो कस्टमर नहीं, बात खत्म। गिविंग समथिंग फ्री टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर, दैट इज फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट का भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि आज हम आपको कुछ फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, राइट, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर सेल्स। तो आज का जो फ्री गिफ्ट है वो आपके फ्यूचर सेल्स के सामने मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे वो होता है ना, आप मैक्स में जाते हो तो वो आपको बोलता है आप 1,000 रुपए का शॉपिंग करो, सॉरी 5,000 का शॉपिंग करो, हम आपको 500 रुपए का वाउचर देंगे, और ये वाउचर आप अगले 2,000 के शॉपिंग के सामने रिडेम्पशन कर सकते हो। तो वो 500 रुपए का एक्चुअली आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, तो वो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। फ्रीबीज टू पोटेंशियल कस्टमर्स इज नॉट, देखो फ्रीबीज वगैरह एडवर्टीजमेंट हो गया आपका, ऐसा क्या कर रहे हो? फ्री सैंपल दे रहे हो ना आप, तो फ्री सैंपल आप दे रहे हो तो हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अभी मैं मॉल में गया, करेक्ट, तो मॉल में कभी कभी वो लोग फ्री में बहुत सारी चीजें, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नया रहेगा कुछ, तो कभी कभी वो लोग कोई नया ड्रिंक रहेगा तो वो लोग ग्लास में ऑफर करके बोलते हैं टेस्ट कैसा है देखो। नॉर्मल ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, पब्लिक खुश होगा, ऐसा कौन सा मॉल है बोलो सर, मैं उधर ही खड़ा रहेगा पूरा दिन, करेक्ट। तो चॉकलेट्स होता है। अभी हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमारे यहाँ पे मुलुंड में बहुत फेमस मॉल था, निर्मल लाइफस्टाइल्स करके, जो अभी खंडर हो गया है। अभी वहां पे बड़ी बड़ी पिरामल वाली बिल्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि वो उसका जो मेन ओनर है वो बैंकरप्ट हो गया। निर्मल्स करके काफी बड़ा वो लोग का सब सिटी उसने पूरा बनाया था, लाइफस्टाइल्स बहुत फेमस था। उधर बहुत सारे पिक्चर के भी शूटिंग होते थे। फ्रेंडशिप डे पे उधर चलने की जगह नहीं होती थी, इतना उधर क्राउड भरता था। आज वो पूरा क्राउड विवियाना मॉल में आता है, ठाणे में, जो ठाणे का सबसे बड़ा, मतलब मुंबई में भी उसका काफी बड़ा नाम है विवियाना का। वहां पे बहुत फ्री सैंपल्स बंटते थे, बहुत, मतलब बहुत। नया चॉकलेट आया, फ्री सैंपल्स बांटेंगे। वो वहां पे शॉप राइट करके ये था,
हाइपर शॉपराइट करके, जैसे बिग बाजार है ना वैसे हाइपर शॉपराइट था, तो वहां पे बहुत सारे फ्री सैंपल्स आते थे, मतलब जो अंदर शॉपिंग कर रहे हैं उनको फ्री सैंपल्स दे देते थे। तो इसके में आप मेरे कस्टमर नहीं हो, बिकॉज हमारे में कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। तो फ्रीबीज देना और फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करना, उसमें आप हमारे कस्टमर नहीं बनोगे। क्यों? कंसिडरेशन नहीं। ये आप समझिए। सो पहला पॉइंट जो हम यहां पे नोट करेंगे, हु इज अ कस्टमर। Customer is a party that contracted with an entity to obtain goods and services, which are an output of entities' ordinary activities in exchange for consideration. और अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसे पॉइंटर्स में डिवाइड कर देना, लिखा हमने पैराग्राफ में, बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। कस्टमर इज अ पार्टी दैट कॉन्ट्रैक्टेड विद एन एंटिटी टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। तो टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। तो 3 पॉइंट है। कस्टमर इज अ पार्टी विद whom we have contracted to obtain goods and services which are an output of the entity's ordinary activities in exchange for consideration. Ordinary activities, consideration. Now when I say ordinary activities, contracts for exchange of an asset, that is property, plant and equipment, or intangible asset, or investment property, does not constitute to revenue because it is not goods and services which are output of the entity's ordinary activities. तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर आएंगे ही नहीं। आपका इंड AS 16 या 38 या 40 अकॉर्डिंगली अप्लाई होगा। कंसिडरेशन, a person to whom free samples are distributed cannot be considered as a customer. आई थिंक जिसने भी फ्रीबीज वाला क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि फ्रीबीज में कंसिडरेशन ही नहीं होता है, तो आप कस्टमर ही नहीं हो। Have you heard about this word? Counterparty. Counterparty to a transaction. सामने वाली पार्टी, मतलब आप सामने वाली पार्टी हो, तो क्या आप मेरे कस्टमर हो?
So counterparty is not equal to a customer. एक्चुअली काउंटर पार्टी से सामने वाली पार्टी नहीं होती. काउंटर पार्टी का किसी को एक्चुअल मालूम है? हाँ सर, आप कुछ बोल रहे हैं. मतलब गुड्स रिटर्न करता है तो जो मतलब जिसने हमको चाहिए वही वापस, हम उसको वापस दे रहे कुछ, तो वही हो गया. मतलब जो गुड्स हमने उसको बेचा, शॉपकीपर ने हमको बेचा, हाँ, उस गुड्स में डिफेक्ट था, हम उसको वापस कर दें, तो वो है काउंटर पार्टी. तो वही पार्टी होगा ना जिससे आपने माल खरीदा, उसी को रिटर्न कर दिया, तो उसी ने आपको वापस अच्छा वाला गुड सप्लाई कर दिया. काउंटर पार्टी एक पार्टी है, एक बंदा है, करेक्ट. कोई प्राइस वाइज नहीं है, एक एंटिटी है या तो एक इंडिविजुअल है. देखिए, एक सिंपल तरीके से आप इसको समझिए. काउंटर पार्टी वो होता है कि जब एक ट्रांजैक्शन को दो लोग मिलकर एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जब एक ट्रांजैक्शन का रिस्क एंड रिवॉर्ड दो लोगों के बीच में शेयर होता है, उनको बोलते हैं काउंटर पार्टीज टू अ ट्रांजैक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप लोग अमेजॉन पे कोई ऑर्डर करते हो प्रोडक्ट को, तो उस प्रोडक्ट का जो रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स होता है, दैट इज बिटवीन अमेजॉन एंड द सेलर ऑन अमेजॉन. तो अमेजॉन और उसका जो सेलर है, दे विल बी कंसिडर्ड एज काउंटर पार्टी टू द ट्रांजैक्शन. So they will not be considered as customer to one another. Counter parties are not equal to customer. Amazon और seller के बीच में customer का relation is only with respect to the commissions, not with respect to the goods that you have ordered on Amazon. Right? मतलब बात बराबर है कि आपने Amazon पे ऑर्डर किया, Amazon ने सेलर के पास ऑर्डर पहुंचाया, राइट, और ऑर्डर ने सेलर ने ऑर्डर को प्रोसेस किया और अमेजॉन ने आपके घर तक डिलीवरी किया. तो इस पूरे ट्रांजैक्शन की जवाबदारी अमेजॉन और सेलर दोनों लेते हैं. अमेजॉन हाथ नहीं उठाता है अगर आपका प्रोडक्ट खराब रहेगा तो, क्योंकि आप सेलर को जानते तक नहीं हो, आपके पास सेलर का कोई डिटेल भी नहीं होता. आप किसको जानते हो? आप अमेजॉन को जानते हो. आप अमेजॉन का गला पकड़ोगे कि भैया सेलर ने मुझे खराब प्रोडक्ट दिया है. अमेजॉन बोलता है चिंता नहीं, हम रिप्लेस करके दे देंगे या तो रिफंड करवा देंगे. तो आप जब जोमैटो या स्विगी पे भी खाना ऑर्डर करते हो, तो आपके घर पे जो खाना आ रहा है, राइट, ये किसके जवाबदारी पे आ रहा है? स्विगी जोमैटो और वो जो होटल है उसके जवाबदारी पे आ रहा है. तो उनको बोला जाएगा काउंटर पार्टीज. तो फॉर द ट्रांजैक्शन दैट यू हैव डन, करेक्ट, विथ स्विगी थ्रू, और आई वुड से विद द रेस्टोरेंट थ्रू स्विगी, so Swiggy and restaurant, they will be considered as what, counterparty to this particular transaction. And counterparties are not customers. ये आप समझ के चलिए. तो रेस्टोरेंट जो रेवेन्यू बुक करेगा, वो रेवेन्यू बुक करेगा फॉर द सेल ऑफ इट्स डिश, और स्विगी जो रेवेन्यू बुक करेगा दैट इज फॉर द कमीशन एंड द डिलीवरी चार्जेस इफ इज चार्जिंग टू यू. तो फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी चार्ज, you are a customer to Swiggy. For the purpose of commission, restaurant is a customer to Swiggy. But for the order that you have placed on Swiggy, correct, उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए रेस्टोरेंट और स्विगी साथ में काम करेंगे, वो लोग हो गए काउंटर पार्टीज. तो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कस्टमर फॉर वन अनदर. आई होप आप इस बात को समझ पा रहे. करेक्ट. तो काउंटर पार्टीज आर नॉट इक्वल टू कस्टमर्स. दे आर नॉट इक्वल टू कस्टमर्स. In simple words, we can also say counterparties share risk and rewards in execution of the contract. Example, Swiggy and restaurant owners are counterparties. Amazon and sellers on Amazon. मुंबई में या आउटसाइड मुंबई में ज्यादा फेमस है. लैंड ओनर्स
एंड डेवलपर्स। मुंबई में ये रीडेवलपमेंट में ज्यादा होता है, क्योंकि सोसाइटी जो होती है डेवलपर के साथ एग्रीमेंट करती है कि मैं अपना जमीन देगा, तू बिल्डिंग खड़ा कर इस पे, करेक्ट, 25 माले का बिल्डिंग बना, 10 माला जो ऑलरेडी लोग रह रहे उनको दे दे, ऊपर का 15 माला तू बाहर बेच ले। तो जो लैंड ओनर और डेवलपर है इनको काउंटर पार्टी माना जाएगा। अब जो भी बाहर से एग्रीमेंट्स होता है, मतलब अभी फॉर एग्जांपल आप एक नए कस्टमर हो और आप उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट बुक कर रहे हो, तो आपका जो सेल होगा दैट इज विद द डेवलपर। तो रेवेन्यू कौन बुक करेगा इधर? डेवलपर। बट इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी किसकी है? डेवलपर एज वेल एज द लैंड ओनर। क्योंकि अगर कल को डेवलपर उठ गया ना तो लैंड ओनर भी फंस गया। इसके लिए आप जब भी रीडेवलपमेंट पे अपना प्रॉपर्टी देते हो तो डेवलपर शुड बी अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना चाहिए, पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज होता है, बहुत मतलब बहुत। जैसे जो पेमेंट गेटवेज रहते हैं, हाँ, and they also get a counterparty. नो, बिकॉज दे प्रोवाइड थर्ड पार्टी सर्विसेज ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्विगी ने रेजर पे का गेटवे लिया हुआ है, तो रेजर पे जस्ट ऑफरिंग देयर गेटवे सर्विसेज टू स्विगी। व्हाई विल रेजर पे कंसीडर एनी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द ऑर्डर्स दैट आर बीइंग प्लेस्ड ऑन स्विगी? नहीं, वो तो अपना कमीशन चार्ज करेगा आपसे। तो रेजर पे बेसिकली क्या करता है, वो एक तो कमीशन आपसे चार्ज करता है और उसका कुछ पार्ट स्विगी को पास ऑन करता है। अभी जैसे मेरा जो लड़का जिस स्कूल में पढ़ता है, तो उन लोगों ने भी रेजर पे का गेटवे लिया हुआ है। तो उसमें क्या होता है, रेजर पे का हम लोग जब पेमेंट करते हैं तो उसमें वो दिखाता है कन्वीनियंस फीस चार्ज बाय रेजर पे, कन्वीनियंस फीस चार्ज बाय स्कूल, ऐसे दो फीस आता है उसमें। तो रेजर पे कुछ 100-150 रुपया लेता है और स्कूल वाले 250-300 रुपया लेते हैं। तो ऐसा करके वो 60-70,000 का एक इंस्टॉलमेंट जब मैं पे करता हूँ तो उसमें 500-600 रुपया मेरा चार्ज जाता है। जो स्कूल चार्ज करी वो डायरेक्टली स्कूल को जाता होगा और रेजर पे को उसका चार्ज मिलता होगा। तो वो रेजर पे के लिए रेवेन्यू हो गया। और आई डोंट थिंक सो रेजर पे स्कूल से कुछ और लेता होगा, क्योंकि उसको अलग से कस्टमर के पास से तो गेटवे चार्जेस मिल ही रहे। सर, सो इन द डायमंड इंडस्ट्री, डायमंड मैन्युफैक्चरर्स एंड ज्वेलरी सेलर्स आर काउंटर पार्टीज। ऐसे कैसे वो लोग काउंटर पार्टी होंगे? फिर सेल किया ना, अभी मैं डायमंड मर्चेंट है, मैं सूरत में बैठा है, आप जॉय अलुकास है, तो मैं आपको मेरा डायमंड बेचेगा ना, और आप उसको सोने के अंदर जड़ के आप प्रोडक्ट बेचोगे आगे। तो सप्लायर और कस्टमर का रिलेशन हो गया ना। ऐसा तो हर एक काउंटर पार्टी बनते बैठेगा, फिर कोई कस्टमर ही नहीं होगा, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड किसका करेंगे फिर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड, मेन ऑब्जेक्टिव आप सबको पता है, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। बट मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। हाउ टू रिकॉग्नाइज और when to recognize. And secondly, how much revenue should be recognized. मतलब recognition और measurement दोनों का ध्यान दिया जा रहा है। How to recognize, I'll say, manner which represents pattern of transfer of goods and services to the customer. मतलब जिस पैटर्न में आपका गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रहा है, उस पैटर्न में आपको रेवेन्यू बुक करते जाना है।
अब आपके दिमाग में आया होगा पैटर्न का मतलब क्या है, कैसे दे रहे हो। हाँ हाँ, मतलब आप उसको मंथली सप्लाई कर रहे हो, एनुअली, क्वार्टरली, करेक्ट, लॉट वाइज है, तो उसके हिसाब से आपको रेवेन्यू बुक करना है। मतलब अगर आप इनको एनुअली प्रोवाइड कर रहे हो, वन टाइम दे रहे हो, मंथली प्रोवाइड कर रहे हो, एक्सेट्रा, अकॉर्डिंगली आपको रेवेन्यू बुक करना है। अभी जैसे नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन देता है, करेक्ट। अब सवाल ये है कि उसमें रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए, 12 महीने में डिवाइड करके बुक करना चाहिए या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे बुक करना चाहिए, वो सोचना है। हाँ, अच्छा, आपका क्लाइंट है क्या वो उसी पॉइंट पे करता है। एक्चुअली वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। उसमें कैसा है मालूम है क्या, वो उस पॉइंट पे कब कर सकता है मालूम है, जब वो अपने कंटेंट को लॉक कर रहा है। मतलब एज ऑन टुडे जितना कंटेंट है वही कंटेंट अगर मैं आपको पूरा साल दिखाऊं ना, तो उसको उसी पॉइंट पे रेवेन्यू बुक करना चाहिए। बट इधर क्या हो रहा है, वो आपको 12 महीने में डिवाइड करके सर्विस दे रहा है, और हर महीने में नया पिक्चर रिलीज होता है, नया वेब सीरीज आता है, नया शो आता है। तो रेवेन्यू एक पॉइंट पे नहीं होना चाहिए उसका, इट शुड बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्प्लिट होना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी है उसमें, इवन अमेजोन में भी ऐसा ही है। मतलब ये जितने भी सब्सक्रिप्शन मॉडल्स है, इन लोग का रेवेन्यू बुक होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पेमेंट टेबल पे होता है, वो लाइबिलिटी खड़ा करना पड़ता है उसका, और एवरी मंथ रेफर करना पड़ता है। बट अभी वो जैसे बोल रहे क्लाइंट है, तो वो लोग एक ही लॉट में कर देते हैं। हाँ, इंटर में, हाँ हाँ, एक्चुअली फर्स्ट डे पे नहीं करना चाहिए, दे हैव टू स्प्लिट इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बोला ना, अगर वो कंटेंट उसका लॉक करता है ना, कि ये तेरे को 10 पिक्चर दिखाएगा, 10 वेब सीरीज दिखाएगा, 10 शो दिखाएगा, और उसका तो 1000 रुपया दे, तो वो उसी पॉइंट पे रिकॉर्ड करेगा। कंटेंट वाइज नहीं है, उसका ऐप है ना, और उसके ऐप का खासियत ही वो है कि हम आपको रिफ्रेश करते जाएंगे कंटेंट को। बात समझ रहे हो? तो ऐसा देखिएगा तो फिर वो सर्विस आपको नया नया सर्विस प्रोवाइड करते जा रहा है, हर पर्टिकुलर पॉइंट के बाद नया पिक्चर दिखा रहा है। एक पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। देखो, एंड ऑफ द डे ओपिनियन है, तो कंपनी अगर बोलती है हमको एक पॉइंट पे करना है, तो एक पॉइंट पे। अभी जैसे एजुकेशनल सर्विसेज है, तो जेकेएससी का भी है, तो जेकेएससी भी अभी आपसे फाइनल का फीस लिया है, आपका अटेम्प्ट कभी है मई 25 या नवंबर 25 में, बट आपने एडमिशन 22 में ले लिया था, 2022 में लिया, 23 में लिया कुछ लोगों ने, करेक्ट, फीस तो आपने पूरा भर दिया होगा, करेक्ट। अब रेवेन्यू कैसे बुक करना है, अभी ये जो एजुकेशनल सर्विसेज है, इस पे बुक करना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज एज एंड व्हेन द सर्विस इज प्रोवाइडेड। बट एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कर सकते हैं, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट कि इनको कैसे करना है। अगर प्रॉपर टैक्स प्लानर्स है, तो वो लोग डिवाइड करेंगे रेवेन्यू को, ताकि उनका रेवेन्यू स्प्लिट होके दिखे। बट अगर उनको परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करना है, कि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखाना है, तो वो लोग पूरा रेवेन्यू एक ही स्लॉट पे बुक कर लेंगे। तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, बट वी हैव टू आंसर इन एग्जाम एज पर द स्टैंडर्ड। रियल में क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमको स्टैंडर्ड के हिसाब से आंसर करना है। हाउ मच रेवेन्यू, विल से consideration that an entity expects to be entitled to for the goods or services exchanged. Oh,
व्हाट आर एक्सक्लूडेड, सबसे पहले लीज रेवेन्यू एक्सक्लूडेड है यहां से, बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर इंड AS 116. Secondly, income from financial assets, इंड AS 109. मतलब इंटरेस्ट डिविडेंड आपका 109 में ही जाएगा, क्योंकि आपका लोन है या फिर इक्विटी है, दैट बीइंग अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विल गो इन इंड AS 109. रेवेन्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सिलेबस में नहीं है, कवर्ड अंडर इंड AS 104. ये एक नया पॉइंट है, नॉन मॉनिटरी exchange, non-monetary exchange between entities in same line of business to facilitate sale to customers. लास्ट वाले का बेस्ट एग्जांपल क्या मालूम है? आप लोग मेडिकल में जाता है और उसको बोलता है मेरे को ये दवाई चाहिए, उसके पास रहता नहीं है, वो बोलता है 2 मिनट रुको मैं लाके देता है, तो वो क्या करता है, बाजू वाला मेडिकल में जाता है और वो दवाई लेके आके आपको देता है. दैट इज कॉल्ड एज नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज. तो वो दवाई टू दवाई सेटल करते हैं. मतलब वो क्या करता है, वहां से जब वो दवाई लेके आता है, फॉर एग्जाम्पल वो वहां से डोलो 650 का एक स्ट्रिप लेके आया, तो जब इसका माल आ जाएगा ना तो एक डोलो 650 उसको दे देता है. क्यों? क्योंकि इस मेडिकल वाले को आपको उधर भेजना नहीं है, इसके लिए वो खुद जाता है. ये एक नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज है. प्लस आपने ये भी देखा होगा कि कोई बंदा यूएस से जब इंडिया आता है, तो यूएस में अगर फॉर एग्जांपल वो AT&T का नेटवर्क यूज कर रहा है, वो यूएस का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है, और उसका टाई अप इंडिया में जियो के साथ है. मेरी कजिन आई थी यूएस से, तो उसका AT&T है उधर, तो यहाँ पे उसका वो जियो में कन्वर्ट हुआ, बट वो एक दिन डेटा वो फ्लाइट मोड से निकाल के अगर नेटवर्क में डालती थी तो एक दिन का $10 कट जाता था. तो वो अपना फोन हमेशा फ्लाइट मोड पे रखती थी, क्योंकि एक दिन का $10 है, मतलब एक दिन का 800 रुपया उसके बिल में ऐड हो जाता है उधर यूएस में. अब इनका कैसा लॉजिक है, जब AT&T का कोई कस्टमर इंडिया में आएगा तो जियो उसको फ्री में अपना नेटवर्क यूज करने देगा. किसको? AT&T को. और जब जियो का यूजर उधर यूएस में जाएगा ना, तो जियो का सर्विस उधर AT&T में दिखाएगा. तो इसको बोलते हैं नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज. तो जियो AT&T से चार्ज नहीं करता है, AT&T जियो से चार्ज नहीं करता है. इसमें एक और एग्जांपल भी बैठता है. अलग अलग स्टेट्स में IOC, BPCL, HPCL के रिफाइनरीज है. अभी कभी कभी क्या होता है कि IOCL का रिफाइनरी है कर्नाटका में फॉर एग्जांपल, और कर्नाटका में HPCL, BPCL का रिफाइनरी नहीं है. तो इनके बीच में कैसा एग्रीमेंट होता है कि सिंस आपकी रिफाइनरी नजदीक है तो आप आपका पेट्रोल हमारे यहां पे डलवा दो. तो IOCL की रिफाइनरी में HPCL का टैंकर जाएगा, उसमें पेट्रोल डालेंगे और वो टैंकर सब नजदीक के पेट्रोल पंप्स में फ्यूल डाल देगा. और ऑन दी अदर हैंड महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल सिर्फ HPCL का रिफाइनरी है, तो HPCL के साथ IOCL कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि भाई तेरा कर्नाटका में मैंने दिया ना पेट्रोल, तू अभी महाराष्ट्र में मेरे को दे दे. So that is called as non-monetary exchange. So that is not covered in the standard. क्योंकि उसमें कोई कंसिडरेशन वगैरह कुछ आता ही नहीं है, ये लोग का इंटरनल सेटलमेंट्स होता है. एंड ये वेरी कॉमन पॉइंट है, मोबाइल नेटवर्क्स में होता है, ये गुड्स इंडस्ट्री में होता है, ताकि किसी का कस्टमर दूसरे के पास नहीं जाए. सर्वर्स यूज करते हैं आजकल, ये ऑनलाइन वाले जो टेक वाले लोग हैं एक दूसरे का सर्वर यूज करते हैं. भाई आज मेरा सर्वर जाम है, मैं तेरे सर्वर पे डेटा डाल रहा हूं, तो उनको सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना पड़ता है, चेंज ओवर. दे डोंट चार्ज, क्योंकि कल इसको प्रॉब्लम हो गया तो इसका सर्वर यूज करेगा. सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज व्हाट? नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस, नॉट कवर्ड बाय द स्टैंडर्ड. सो आई राइट सम एग्जांपल्स ओवर हियर. एग्जांपल
IOCL refinery provides fuel at nearby HPCL and BPCL pumps, comma, mobile service providers like Jio offers to AT&T mobile in India or vice versa. We'll just note down the 5 steps and then pack up. I'm not explaining the 5 steps. We'll just note down the 5 steps and then pack up. Next lecture से हर एक step individually start करेंगे. Sir, if we take Swiggy 1, then revenue recognition over the period. आएंगे बेटा उसके ऊपर. Revenue recognition अभी तक शुरू कहाँ किया है? Actually Swiggy आपको सर्विस प्रोवाइड करता है over a period of time. तो रेवेन्यू एक्चुअली डिफर करना चाहिए, बट अब उनका कंपनी का पॉलिसी कैसा है वो डिपेंड करता है. स्टेप्स भाई स्विगी है क्या किसी का क्लाइंट इधर? नहीं, किसका क्लाइंट है फिर स्विगी? बिग 6 वालों का नहीं है. बीएसआर का क्लाइंट है. बीएसआर एंड कंपनी एलएलपी. केपीएमजी के पास है स्विगी. हो सकता है. स्टेप्स इन रिकॉग्निशन. चेन्नई में अपने ब्रांच के पीछे स्विगी वाले का बहुत बड़ा ऑफिस है. अपना जो चेन्नई का ब्रांच है ना, चेन्नई का ब्रांच किधर है मालूम है? अपना जो चेन्नई का कफ परेड है ना, जो अपना मुंबई का कफ परेड है ना, वैसा चेन्नई में भी उधर अपने मुंबई के कफ परेड जैसा एरिया है, कॉल्ड एज लुंगम पाकम. वो पहली बार बोलने को नहीं आता है, मेरे को भी 10 बार लगा था बोलने को. नुंगम पाकम बहुत पॉश एरिया है. अरे ऐसे रास्ते पे फेरारी और रोल्स रॉयस रोज दिखते हैं. एकदम पॉश एरिया है. एग्जैक्टली सीए इंस्टीट्यूट के सामने अपना ब्रांच है. एग्जैक्टली एसआईआरसी का जो चेन्नई ब्रांच है उसके सामने, और राइट साइड पे यूएस एम्बेसी. पूरा दिन रोड ब्लॉक रहता है, बट इट्स अ वंडरफुल. वहां पे स्विगी वाले का बहुत बड़ा ऑफिस है. वो एचओ तो नहीं होगा क्योंकि स्विगी का एचओ इज आई थिंक इन दिल्ली बेस्ड, गुड़गांव बेस्ड. ओके, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट with customer. Step number 1. Step number 2, identify performance obligations. Performance obligations जिसको हम लोग शॉर्ट में पीओ बोलेंगे अभी से, in the contract. Step number 3, determination of transaction price. Step number 4, allocation of transaction price. ब्रैकेट में लिख रहे हैं आइडेंटिफाइड इन स्टेप 3, ब्रैकेट क्लोज, टू ईच पीओ, ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. आइडेंटिफाइड इन स्टेप 2. Last, step number 5, recognize revenue as or when
ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एज और व्हेन द एंटरप्राइज satisfies performance obligation. ठीक है, यहां से आप अगले लेक्चर में कवर करते हैं क्योंकि एज एंड व्हेन के ऊपर थोड़ा मेरे को डिस्कशन करने की. सो एज और व्हेन. चलो, एंजॉय योर बैलेंस पार्ट ऑफ संडे. आई होप इंडिया विंस सो दैट संडे बर्बाद नहीं जाएगा, अच्छा जाएगा. बड़ो कितने सारे प्रेडिक्शंस हो रहे हैं. जो कैप्टन राइट पे खड़ा है वही जीतेगा. क्या पब्लिक पागल हो गया है. चलिए पैकअप करो. बाय बाय. विल कंटिन्यू द टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास.